everyone. I hope you all are doing well and great. And here I am with the second part of this chapter, that is evolution. जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में इवोल्यूशन की कुछ थ्योरीज कर ली थी, जो बेसिकली इनिशियल थ्योरीज थी कि इवोल्यूशन हुआ कैसे या जो भी चीज़ें थी, राइट. तो अभी हम आगे का पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन. So today now the first thing that we're going to study is about biogenesis, जो कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर रखा है. ठीक है, तो बायोजेनेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों. बायोजेनेसिस जो है इट इज़ द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक, ऐसा कहा जा रहा है. ठीक है, तो बायोजेनेसिस थ्योरी में जो है ऐसा बोल रहे हैं कि जो पहली नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो कब ओरिजिनेटेड हुई होगी, 3 बिलियन ईयर्स बैक. ठीक है, बट अगर आपको तो यहाँ पर बेटा एग्जैक्टली बायोजेनेसिस थ्योरी में क्या हुआ है, देखो नॉन सेल्यूलर लाइफ है जिससे सेल्यूलर लाइफ की फॉर्मेशन हुई है. ठीक है, नाउ व्हाट इज सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स. अब यहाँ पर बायोजेनेसिस जो सेल्यूलर लाइफ का फॉर्मेशन हुई है, द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेटेड till about 2000 million years ago. These were probably क्या थे बेटा, सिंगल सेल्स थे. ऑल लाइफ फॉर्म्स वेर इन वाटर मीडियम ओनली, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर रखा है लास्ट लेक्चर में. तो इस लेक्चर को देखने से पहले वो जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये समझना और भी आसान हो जाएगा कि एग्जैक्टली इवोल्यूशन हुआ कैसे था. मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि पहले जो है अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, फिर स्लोली जो है डाउन हुआ एंड धीरे धीरे जो है लाइफ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई. वो भी कैसे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई एंड उसके बाद सारे जो पिट्स या जो भी गड्ढे थे वो भर गए, जिसकी वजह से ओशन का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ पर उसी वाटर मीडियम में लाइफ की जो है फॉर्मेशन हुई थी. ठीक है बच्चों, सो यही बात बोल रही है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी. सो बेसिकली बायोजेनेसिस थ्योरी यही कहता है कि नॉन सेल्यूलर लाइफ से सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स जो है बनी थी और उसका ओरिजिनेट कैसे हुआ था वो, तो वाटर मीडियम में जो है, वाटर ही बेटा, धीरे धीरे जो ओशन के वाटर थे ना वो गाढ़े से होने लग गए, लिक्विड ऐसा टाइप का, एंड देन धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, एक सेल्यूलर जो है फॉर्म्स शुरू हो गए, दैट वाज बेसिकली लिविंग. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द इवोल्यूशन फ्रॉम नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स टू फर्स्ट सिंपल सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड. बिल्कुल अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी बायोजेनेसिस. क्या आप लोग समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं. Now the next concept that we are going to study about is Lamarckism. ठीक है, Lamarck आपको पता है ये भी काफ़ी बड़े और काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है Lamarckism. तो उन्हीं के बारे में, उन्होंने जो थ्योरी दी है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो उस थ्योरी का नाम है Lamarckism. क्या आप देख रहे हैं, काफ़ी ही खूबसूरत सीनरी है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे. क्या हम लोगों ने जिराफ के बारे में पढ़ा है, राइट. इस पर्टिकुलर चीज़ में है, आपको पता जिराफ का लॉन्ग नेक होता है, राइट. तो यहाँ पर है, उन्होंने ऐसा बोला था कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकर्स एंड इज ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. उनका ये मानना था कि ये जो है ना, ये जो जिराफ है, उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो जनरली जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके ना लो, मतलब वो जो भी नीचे क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि जैसे मान लो एक पेड़ है बेटा, तो नीचे की जो पत्तियां हैं वो एनिमल्स खा लेंगे, जैसे हिरन है जिनकी छोटी हाइट्स है, तो इसलिए इनको ना नहीं मिल पा रहा था खाना. तो इन लोगों ने क्या करा, ये ऐसे ऐसे करके, मतलब होता है ना अपने को अगर मान लो कुछ तोड़ना है पेड़ से, तो अगर हाइट ज़्यादा है तो ऐसे करके तोड़ते ना अपन. तो इनको ऐसा लगा कि अगर इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, ये पत्ता तोड़ने के लिए या फिर खाने के लिए ये अपना नेक का यूज़ ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी नेक की जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट हो गई. सो बेसिकली लमार्क ने ये कहा कि अगर हम यूज़ या डिसयूज़ करें ऑर्गन का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब हमारा जो भी ऑर्गन है उसका इवोल्यूशन होगा या लाइफ का इवोल्यूशन होगी. ठीक है, जैसे बेटा अगर मैं बात करूँ, ऐसा है एक्चुअली में है, कहा जाता है कि हमारी जो ये छोटी वाली उंगली है, राइट, वी डोंट यूज़ इट दैट मच. तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ये उंगली रहे ही ना आपकी, है ना, ये डिसअपियर हो जाए. लाइक यू नो, अपेंडिक्स पहले यूज़ होता था हमारे बॉडी में, राइट. तो अब जो है, अब तो वो अपन यूज़ ही नहीं करते ना, बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग प्लांट्स, राइट, वी आर नॉट ईटिंग ग्रासेज और एनीथिंग लाइक दैट. तो अपेंडिक्स जो है वो यूज़ होता था जब हम ग्रास वगैरह खाते थे, राइट. बट अब तो ऐसा है नहीं, तो वो डिसयूज़ हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अपने आप डिसअपियर हो जाएगा. और आपको पता ही है कि ऑलरेडी वो क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. ठीक है, सो दैट वाज द थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म. लेट्स मूव फर्दर. अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दैट इज डार्विनिज्म. नेक्स्ट क्या है बच्चों, डार्विनिज्म है. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म. तो आपको पता ही है कि डार्विन कितने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं. अगर हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं और वहां पर अगर हमने डार्विन
के बारे में नहीं पढ़ा तो हमने क्या ही पढ़ा फिर, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन जो कि हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं और इनकी थ्योरी की हम बोलते हैं डार्विनिज्म। तो इन्होंने क्या देखा था बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए। रीज़न इज़ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ओके, तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। चार्ल्स डार्विन जो है एक बेटा ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, जिनकी थ्योरी को हम डार्विनिज्म बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बिकॉज तो इसीलिए मैंने बोला बेटा अगर हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और अगर हमने इनकी थ्योरी नहीं पढ़ी तो आधा है, अधूरा है बेटा, नहीं होगा इवोल्यूशन, पूरा ही नहीं होगा इनके बगैर, ठीक है। वो जो है ना बेटा एक शिप में ट्रैवल किया था उन्होंने जिसका नाम था HMS बिगेल, ठीक है बेटा। इस शिप का नाम आपको याद रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस शिप का नाम क्या था, HMS बिगेल, ठीक है। वन ऑफ हिज स्टॉप्स, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वन ऑफ हिज स्टॉप्स, तो वो शिप से जब ट्रैवल कर रहे थे, एज आई टोल्ड यू ही वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, ओके। तो वो ऑब्जर्व करते थे, नेचर को ऑब्जर्व करते थे बेटा। जब वो ऑब्जर्व करेंगे कोई भी साइंटिस्ट, आप ये समझो ना, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट ही हो रही है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो अगर वो जो है ऑब्जर्व नहीं करेंगे हम, तो क्या हम फाइंडिंग्स निकाल पाएंगे, क्या हम कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर एज अ नेचुरलिस्ट उन्होंने शिप से ट्रैवल कर रहे थे और उस शिप का नाम था HMS बिगेल। क्या नाम था बच्चों, HMS बिगेल उस शिप का नाम था, ठीक है बेटा। और उनका एक स्टॉप था उसी शिप में जहां पर, जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। क्या था बेटा, गैलापागोस आइलैंड, वेयर ही एक्सप्लोर्ड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। उन्होंने बहुत सारे टाइप के क्रिएचर्स को देखा, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो गैलापागोस आइलैंड में क्या था एग्जैक्टली, उन्होंने ना यहाँ पर ना जो उन्होंने बहुत सारी चिड़िया देखी, डिफरेंट डिफरेंट बीक्स, शेप थे, साइजेस थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अरे, तो यहाँ पर आप देखो ये गैलापागोस आइलैंड है, यहाँ पर डायग्राम है, काफ़ी खूबसूरत सा, हम एक आइलैंड पे पहुँच गए हैं, वाह अमेजिंग, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारी टाइप की वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, उनके जो है ना वैरायटी ऑफ बीक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको उन्होंने क्योंकि ये ऑब्जर्व किया था इन बर्ड्स को, तो उन्होंने इन बर्ड्स को नाम दे दिया गया, क्या बच्चों, डार्विन्स फिंचेस। क्या बोला गया इनको, इन बर्ड्स को बोल दिया गया डार्विन्स फिंचेस। तो बेटा इन्होंने ऑब्जर्व किया इन बर्ड्स को, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या सोचा, उनको क्या लगा कि देखो इस ऑब्जर्वेशन के बाद उनको ये लगा कि हाँ भाई जो है, उन्होंने एक चीज़ दिया कि हमारा जो नेचर है ना वो नेचुरली सेलेक्ट करता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को जो उनके अकॉर्डिंग जो है परफेक्ट होते हैं या अडॉप्ट करते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला, एक टर्म दिया, दैट वाज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। व्हाट इज इट, अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म बेटर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट टेंड टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। बेटा देखो यहाँ पर क्या है ना, जो सर्वाइव करेंगे इस पर्टिकुलर नेचर में वही जो है आगे की ओर बढ़ पाएंगे। लाइक यू नो, अगर मैं एग्जांपल दूं, आप लोग नीट एस्पिरेंट हो बेटा, जो बहुत मेहनत करेगा, जो अभी ये लास्ट मोमेंट पर हिम्मत नहीं हारेगा, मोटिवेशन रखेगा और कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपरेशन करता रहेगा, उसी को क्या करेगी, NTA सेलेक्ट करेगी फॉर व्हाट, फॉर द MBBS सीट। तो वही सेम चीज़ होती है बेटा कि अगर आप जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी हो, तो यहाँ पर नेचर जो है उन्हीं को सेलेक्ट करती है जो उनके उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करते हैं खुद को और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि ऑर्गेनिजम्स जो है बेटर अडॉप्टेड हैं उस इन्वायरमेंट को लेके, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है बेसिकली। तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ ना बेटा, तो एक मॉथ वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो थी ना, वो मॉथ जो थी वो वाइट कलर की, उनके जो विंग्स थे वो वाइट कलर के मोस्टली हुआ करते थे, ठीक है। तो मतलब जो है वो ऐसे बैठती थी तो पता नहीं चलता था, लेकिन इंडस्ट्रियल पेड़ वेड़ पे बैठती थी तो उतना पता नहीं चलता था, उनको बहुत ज़्यादा प्रेडेटर्स नहीं मतलब कि जो है पहचान पाते थे। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो उसकी वजह से हमारे जो जितने भी पेड़ पौधे थे उसके ट्रंक जो है ना वो डार्क हो गए। क्या हो गए बेटा, स्मोक वगैरह की वजह से ट्रंक जो है ना काले पड़ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे उन्हीं मॉथ्स में से कुछ मॉथ्स जो है उनके जो विंग्स है ना वो बेटा ब्लैक कलर के डार्क विंग्ड मॉथ्स होने लगे, ठीक है। तो पहले जो लाइट वाले थे ना, अब वो क्या हो गए, मतलब धीरे धीरे कुछ मॉथ्स होने लग गए जिनका इवोल्यूशन हो गया, जो डार्क विंग्स में कन्वर्ट हो गया उनका। तो अब जब वो डार्क विंग्स वाले मॉथ जो है वो बेटा बैठते थे वो डार्क ट्रंक पे, ब्लैक ट्रंक में जो स्मोक की वजह से काला हो गया था, तो वो प्रीडेटर्स लोग जो है पहचान नहीं पाते थे या उनको पता नहीं चलता था कि वहां पर कुछ है भी,
ठीक है, तो वो उससे बच जाते थे। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि उन्होंने इस सिचुएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उन्होंने उस पर अडॉप्ट कर लिया कि भाई अगर मेरे को इस टाइम पीरियड में रहना है, इस इन्वायरमेंट में रहना है, तो आई हैव टू, उनको जो विंग्स है अपना वो डार्क कलर्ड रहना जरूरी है, नहीं तो वो उनको तो प्रेडेटर खा जाएगा बेटा, राइट। लेकिन जो व्हाइट कलर्ड विंग्स थे, तब भी विंग्स वाले मौत, वो बैठते थे तो वो डार्क कलर ट्रंक पे और ज्यादा दिखते थे, तो उसकी वजह से वो उनका जो है प्रेडेटर्स जो है उनको इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब खा जाते थे। ठीक है, या फिर वो खत्म हो गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रेडेटर की आंखों में, नजरों में आ गए क्या, व्हाइट विंग्ड वाले मॉथ्स, तो जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन खत्म हो गया। तो बेसिकली आप यहां समझ रहे हो कि नेचुरली सेलेक्ट किसको किया गया, जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया था, और जो सर्वाइव, तभी जब अडॉप्ट करोगे आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तभी सर्वाइव कर पाओगे। लाइक अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे बेटा, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मुश्किलें आई होंगी, बहुत सारी चीजें आई होंगी बीच में, पर आपने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी, राइट। अगर आप हार मान जाते तो क्या आप डॉक्टर बन पाते? नहीं बन पाते ना बेटा, क्योंकि अभी तक आपने हार नहीं मानी है, तो आप जरूर बनोगे, राइट। तो हार तो बेटा कभी मत मानना, आपको अडॉप्ट करने के लिए आना चाहिए हर एक सिचुएशन में। ये एक्चुअली ये नेचुरल सिलेक्शन जो है ना बेटा, ये आपकी लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। सो कभी भी ये मत भूलना कि और डीमोटिवेट मत होना कि पता नहीं क्या होगा, पहले ही बैक ऑफ, नो, हमेशा गोल की तरफ जो है मेहनत करते रहो, टाइम आने पर बेटा सब मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, बस प्रिपेयर करते रहना है। ठीक है, तो आई होप नेचुरल सिलेक्शन अब आप कभी तो नहीं बोलोगे। ठीक है बेटा, सो इट वाज द थ्योरी ऑफ डार्विन, कि उन्होंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पर डार्विनियन फिटनेस, ये क्या है? द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उन्होंने जो फिटनेस की बात करी वो थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब देखो बेटा, अगर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, इस अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका मेन जो काम है वो क्या है? इट इज टू रिप्रोड्यूस। ठीक है बेटा, जब तक रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक स्पीसीज का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, और अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएंगे स्पीसीज, राइट। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन अर्थ, दे आर मेंट टू रिप्रोड्यूस। ठीक है बेटा, तो यहां पर उन्होंने जो फिटनेस की बात करी है, वो फिटनेस किस रिस्पेक्ट में है बेटा? तो दिस फिटनेस इज with respect to the reproductive fitness, ठीक है। Thus those who are better fit in an environment leave more progeny than others। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो ज्यादा फिट होंगे वही तो ज्यादा प्रोजेनी देंगे। अब मैं एक बात बताऊं आपको, जब पहले के ज़माने में ना ब्राइड्स को चूज़ किया जाता था, आपने बहुत सारी मतलब ऐसी ना बहुत सारी मूवीज़ या वेब सीरीज़ भी, अमेरिकन वगैरह, ब्रिटिश मतलब उधर वाली वेब सीरीज़ जो होती है इंग्लिश वाली, उसमें दिखाते हैं कि ऐसी ब्राइड्स चूज़ करते थे जिनको देख के ऐसा मतलब फिजिकली फिट देख के लगता था कि हाँ दे कैन, मतलब वो जो है ज़्यादातर प्रोजेनी जो है दे सकती हैं। ठीक है, ज़्यादातर बेबीज़ को बर्थ कर सकती हैं। ठीक है, तो उनको देख के, वैसे देख के तभी उनको एज अ ब्राइड सेलेक्ट किया जाता था। सो यहाँ पर वहाँ पर भी क्या था बेटा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही क्या दी गई, प्रायोरिटी दे गई। सो बेसिकली पहले से यही चला आ रहा है, तो नेचर में भी यही होता है बेटा। तो डार्विन ने बोला कि उनके हिसाब से फिटनेस क्या है, तो फिटनेस है उनके हिसाब से रिप्रोडक्टिव फिटनेस, क्योंकि जो जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, उतना ज़्यादा प्रोजेनी जो है वो दे पाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो व्हाट इज स्पेशिएशन क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज स्पेशिएशन। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सक्सेसफुली इंटरब्रीड आर कॉल्ड स्पीसीज। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, एक स्पीसीज के अंदर, जैसे अपन कौन सी स्पीसीज है बेटा, होमोसेपियंस, राइट। ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में ही होता है ना बेटा ब्रीडिंग, राइट, इंटरब्रीड। तो जो स्पीसीज अपने ही बीच में जो है ब्रीड कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पीसीज बोलते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसी को क्या बोलते हैं। लेकिन जब कोई नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो गई तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, स्पेशिएशन। क्या बोल दिया बच्चों, स्पेशिएशन। सो अगर किसी नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। ओके, अब देखो डार्विनिज्म, जो डार्विनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो दो थ्योरी आई थी। कौन सी थ्योरी बेटा, दो थ्योरी आई थी, अभी जस्ट हमने चीजें पढ़ी हैं। एक तो हो गया ब्रांचिंग डिसेंट, और एक क्या हो गया बेटा, ये आपका ब्रांचिंग डिसेंट हो गया। ब्रांचिंग डिसेंट, तो डार्विनिज्म की थ्योरी में ब्रांचिंग डिसेंट भी है। इसमें क्या हो गया बेटा, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने बेसिकली दो थ्योरी दी थी। क्या दी थी बेटा, ये फर्स्ट वन थी ब्रांचिंग डिसेंट और सेकेंड वन थी नेचुरल सिलेक्शन। अब बोलोगे मैम ब्रांचिंग डिसेंट क्या, ये तो अलग ही टाइप का नाम हो गया। बिल्कुल अलग टाइप का नाम नहीं हुआ बेटा, अभी बताते हैं आपको। ठीक है,
इसमें ना जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, ठीक है बेटा। तो इसमें हुआ क्या था कि एक कॉमन एंसेस्टर था, बट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो है वो मूव कर गए, जिनकी वजह से उनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंट चेंजेस आ गए, जिसमें उनमें थोड़े थोड़े से क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट से चेंजेस आ गए अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, बिकॉज वो अडॉप्ट कर गए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या उस पर्टिकुलर निके के लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, और इसी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को हम एडप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं, मतलब वो रेडिएट कर गए। एक कॉमन एंसेस्टर था बेटा, क्या था बच्चों, एक कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है, और वो क्या कर गए ना, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। क्यों? टू सर्वाइव, क्योंकि उनको वो उधर चले गए और उसके बाद उनका जो है डिफरेंट डिफरेंट अडॉप्टेशन उन्होंने अपना लिया, और जिसकी वजह से उनमें थोड़े थोड़े से चेंजेस आ गए। तो इसी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर ब्रांचिंग डिसेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, ठीक है। एंड नेचुरल सिलेक्शन तो आपको पता ही है। तो ये दो की कॉन्सेप्ट्स था डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो ये स्पीसीज 1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ये इधर स्पीसीज 2 इधर भी चले गए, ठीक है, और ये स्पीसीज 3। इससे ज्यादा बेटर जो मैंने आपको ये बताया, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन है यहाँ, अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म द की टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज दैट ईच प्रोजेनी, ठीक है बेटा, क्या क्या है अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म, प्रोजेनी का क्या करेगा, डेवलप्स न्यू कैरेक्टर्स इवन इफ इट डज नॉट नीड इट, inherits the characters acquired by parental generation, it's similar to its parents and varies from its parents. So what will be the answer? The answer will be inherits the characters acquired by parental generation. तो I hope ये clear है आपको। तो organic evolution का क्या है बेटा, क्या है exactly? Inherits the characters acquired by parental generation. Okay? अब आते हैं हम म्यूटेशन थ्योरी पे। अब नेक्स्ट थ्योरी है वो है म्यूटेशन थ्योरी। देखो बेटा, अगर अपन म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन है क्या एग्जैक्टली देखो बेटा, एवोल्यूशन जो है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिसमें स्लो चेंजेस के कारण आफ्टरवर्ड्स काफी टाइम के बाद, मिलियंस ईयर्स के बाद जो है उसमें जो है एक चेंज दिखने को मिलता है। वेयर अगर अपन म्यूटेशन की बात करो, दैट इज अ सडन चेंज। अगर अचानक से कोई चेंज हो जाता है तो उसी को अपन म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पर ये नॉर्मल जीन है, ठीक है बेटा, जिसमें नॉर्मल प्रोटीन हो रही है। अब ये जो है ना म्यूटेटेड जीन है, जिसमें अचानक से आप देखो यहाँ पर तो ऐसा था, बट यहाँ पर अचानक से एक चेंज आ गया। क्यों? या तो प्रोटीन रहेगा ही नहीं, या फिर एक एबनॉर्मल सी प्रोटीन आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस टाइप की जो चेंज होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटेशन। तो ये किसने दिया था? ह्यूगो डेवरिस, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है बेटा। म्यूटेशन थ्योरी जो है वो किन्होंने दी थी? ह्यूगो डेवरिस। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके नाम हमें पता होने चाहिए। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर इवनिंग प्राइमोर्स की बात हो रही है, ओएनोथेरा लामार्कियाना, ठीक है, इनका नाम है साइंटिफिक नेम। म्यूटेशन ये क्या है बेटा? लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। उन्होंने बिलीव किया दैट म्यूटेशन कॉज इवोल्यूशन एंड नॉट माइनर वेरिएशंस। म्यूटेशंस जो है एक रैंडम और डायरेक्शन लेस प्रोसेस है। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने बोला म्यूटेशन जो है इवोल्यूशन कॉज करता है, म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन कॉज हो सकता है, बट छोटे छोटे वेरिएशन नहीं, इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो उनका ये कहना था। और ये कैसा प्रोसेस है बेटा? एक रैंडम और डायरेक्शन लेस प्रोसेस है, कोई एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है इसकी। अब सॉल्टेशन क्या होती है बेटा? सिंगल स्टेप लार्ज, जब बहुत बड़ा अचानक से चेंज होगा म्यूटेशन, जिसकी वजह से स्पेसिएशन हो जाएगा। स्पेसिएशन क्या बोला था बेटा? अगर एक नई स्पेसीज की फॉर्मेशन हो गई तो स्पेसिएशन क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। अगर इतना बड़ा कुछ हो गया, क्या म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से एक नई स्पेसीज की ही फॉर्मेशन हो गई बेटा, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। तो डोंट फॉरगेट दिस टर्म, अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन दैट कॉजेज स्पेसिएशन, मतलब बेसिकली जिसकी वजह से स्पेसीज, न्यू स्पेसीज ही बन गई। बताओ, तो ये भी आ गया म्यूटेशन थ्योरी में, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर डार्विन्स थ्योरी और ह्यूगो डेवरिस, मतलब जो म्यूटेशन वाली थ्योरी है। अगर हम डार्विन की थ्योरी देखिए तो यहाँ पर बेटा माइनर वेरिएशंस आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इवोल्यूशन आ रहा है। क्या हो रहा है बेटा? धीरे धीरे बहुत सालों के बाद इवोल्यूशन हो रहा है। वेरिएशंस जो है वो क्या है बेटा? स्मॉल, और ये डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्मॉल एंड डायरेक्शनल। सो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं इवोल्यूशन और म्यूटेशन का भी डिफरेंस अगर होगा तो यही अपन लिख सकते हैं। म्यूटेशंस क्या है? म्यूटेशंस भी इवोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है।
प्लस म्यूटेशन की अगर अपन बात करते हैं, ये काफ़ी रैंडम है, ऐसा नहीं है कि मतलब कभी एकदम सेलेक्टिव होगा, रैंडम है और डायरेक्शनलेस है। इवोल्यूशन जो है बेटा ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, और सॉल्टेशन तो आपको बताया ही मैंने कि इसमें क्या हो गया, अचानक से बहुत बड़ा चेंज जिसकी वजह से कोई नई स्पीसीज की भी फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन। तो अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो बहुत सारी एविडेंसेस है, जैसे हो गया आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, और क्या है बेटा, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस एंड बायोकेमिकल एविडेंस। सो बेसिकली ये हम नेक्स्ट सेशन में जो है इसको कवर करेंगे, इन सारी एविडेंसेस को, जो कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन एविडेंसेस वाले जो टॉपिक है इनसे काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलो इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको चाहिए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही हमारे लेक्चर्स जो है आते रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी, अगर आप और भी कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो लेट्स कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। ओके, तो उससे पहले हमारा जो है, दिस इज आवर यो इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज एज neat.iquanta, यू कैन फॉलो इट, जहाँ पर मैं वर्षा मैम आपकी 1 मिनट के अंदर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझा रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बहुत ही बड़े बड़े जैसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जैसे कॉम्प्लेक्स टर्म को 1 मिनट के अंदर समझ सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाओ और फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पे, दैट इज एज neat.iquanta। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो गो ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज iquanta.in/neat-coaching। बेसिकली यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल एज नीट आई क्वांटा, और आपको हमारा चैनल जो है, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पर अभी फॉर नाउ वी आर गिविंग मैसिव डिस्काउंट अप टू 40% on two batches, that is संजीवनी एंड नीव बैच। ओके, जहां पर 40% डिस्काउंट होगा, और उसमें आपको जो है बेटा काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, और अर्ली बर्ड ऑफर है, तो लेट मत करो बेटा, जल्दी जल्दी जाओ। 40% डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए, जल्दी से जाओ और इनरोल करो, ठीक है, बिकॉज बैट्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मिड अप्रैल, बेसिकली 15th अप्रैल। लेट मत करो बेटा, टाइम नहीं है, शुरू करो, स्टार्ट करो 11th और 12th वालों फ्रॉम द बेसिक्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट यू फ्रॉम द बेसिक्स इटसेल्फ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे कि अगर आपकी बेसिक्स वीक हैं तो आपका आगे का भी प्रॉब्लम रह ही जाएगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ द डाउट्स इवन फ्रॉम योर बेसिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमारा यूट्यूब चैनल, जिस पे आप ऑलरेडी अभी हैं, तो उसको भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, एंड अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, एंड यस, डू शेयर एज वेल। थैंक यू एवरीवन, एंड विल सी यू एंड इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।